हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द नर्व इम्पल्सेस जनरेट इन द नर्व सेल्स एंड हाउ दिस नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट टुवर्ड्स द टारगेट सेल। तो आपको इस चैप्टर में इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कि जो भी नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो नर्व सेल के अंदर में एक्चुअली जनरेट कैसे होती है ना, और जनरेट होने के बाद में नर्व सेल उसको ट्रांसमिट कैसे करेगा, टारगेट सेल को एक्टिवेट कैसे करेगा। तो ये सब आपको इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल नर्व सेल की अगर हम बात करते हैं तो नर्व सेल जो भी सिग्नल ट्रांसमिट करता है उसका रेट नियर अबाउट 100 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना, तो 100 मीटर पर सेकेंड इसका मतलब क्या कि अगर आपको कोई 1 किलोमीटर को अगर क्रॉस करना है तो 1 किलोमीटर आप 10 सेकेंड्स में क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो इतना ज्यादा रेट होता है आपके नर्व इम्पल्सेस का। तो ये नर्व इम्पल्सेस एक्चुअली जनरेट कैसे होती है, ठीक है, और जनरेट किस कंडीशन में की जाती है और किस कंडीशन में टारगेट सेल को एक्टिवेट किया जाता है, तो ये अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करते हैं एक्साइटेबल सेल की, मतलब हमारे न्यूरॉन सेल की। ठीक है, तो न्यूरॉन सेल जो है ये एक्साइटेबल सेल होता है। ठीक है ना, एक्साइटेबल सेल होता है इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर सेल की अगर हम बात करें, ठीक है, कोई भी सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन में आउटसाइड आपका मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इनसाइड मेनली निगेटिव चार्ज होता है। तो आउटसाइड पॉजिटिव क्यों होता है और इनसाइड निगेटिव क्यों होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं आयंस के कॉन्सेंट्रेशन की, तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जिसे मान के चलते हैं कि बाहर की तरफ आपके जो पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आयंस है, इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उस केस में बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो सकता है। अगर इनसाइड दी सेल निगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो इस केस में हम कंसीडर कर सकते हैं कि इनसाइड दी सेल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पॉजिटिव आयंस जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर सेल के बाहर ज्यादा है तो पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर में कम होना चाहिए। ठीक है, सेल के अंदर में क्या होगा, अगर कम होगा तो उस कंडीशन में इनसाइड दी सेल आपका ये नेगेटिव पोटेंशियल या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो जो भी डिफरेंसेस आते हैं चार्ज में अक्रॉस दी मेम्ब्रेन उसको बोला जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो मेम्ब्रेन जो है ये बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज अगर डेवलप कर पा रही है तो मेम्ब्रेन को बोला जाता है कि मेम्ब्रेन आपका पोलराइज्ड है। ठीक है, मेम्ब्रेन क्या है, पोलराइज्ड है, मतलब मेम्ब्रेन ने पोल डेवलप कर लिया है। तो ये यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है बाहर और इनसाइड दी सेल जो है ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस टाइप के मेम्ब्रेन को क्या बोला जाएगा, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। और बॉडी में सभी टाइप के सेल जो है इसका कुछ ना कुछ मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स निकल के आता है, कुछ ना कुछ आपका पोलराइजेशन का वैल्यू निकल के आता है, मतलब बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो भी आपका आयन कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो इसी रीजन के कारण आपका मेम्ब्रेन जो है ये पोलराइज्ड होता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट ड्यू टू द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सोलेमा जो होता है। ठीक है, एक्सोलेमा का मतलब क्या है कि एक्सोलेमा हमने पढ़ा था, ये आपको जो भी हमने नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, तो नर्व सेल को अच्छे तरीके से अपन एक्सप्लेन किया था, उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मैंने एक्सोलेमा के बारे में बताया था। एक्सोलेमा जो है ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो एक्सोलेमा एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, तो जो भी आपके पास में नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, तो जो भी आपके पास में नर्व सेल है ये इसके डेंड्राइट्स, ठीक है, ये डेंड्राइट्स के बाद में सेल बॉडी और उसके बाद में एक्सॉन हिलॉक और एक्सॉन हिलॉक के बाद में आता है एक्सॉन और सबसे लास्ट में आता है आपका एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नर्व सेल का जो डायग्राम है इसको पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है आपका इसको बोला था हमने एक्सॉन। ठीक है,
और एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोला जाता है एक्सोलेमा, एंड एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोला था बने एक्सोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो कि एक्सोलेमा जो होता है ना ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है कि अगर इस मेम्ब्रेन को अगर आप देखोगे तो मेम्ब्रेन कुछ आयंस को अलाउ करेगा, ठीक है, कुछ आयंस को अलाउ करेगा क्योंकि उस आयंस के लिए, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के पास में ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो जो भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स आपके मेम्ब्रेन के ऊपर है वो इस आयंस को अलाउ कर रहे हैं। जैसे पोटेशियम को अलाउ कर रहा है, सोडियम को अलाउ कर रहा है, तो बोलेंगे कि इट इज परमेबल फॉर द सोडियम एंड पोटेशियम। बट अगर ये मेम्ब्रेन कोई दूसरे प्रोटीन्स के लिए कोई किसी भी टाइप का ट्रांसपोर्टर प्रोटीन अपने मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं रखती है, ठीक है, तो उस प्रोटीन को ये कभी भी सेल के अंदर में या सेल से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी, तो उसको बोलेंगे कि उसके लिए वो इम्परमेबल है। तो सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है कि ये सिलेक्टेड आयंस के लिए, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स के लिए ही परमेबल होती है, तो इसको हम बोलेंगे सिलेक्टिवली परमेबल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन एट रेस्ट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, ये टर्म को अच्छे समझ लो, आगे भी एक बार और अच्छे से अपने को इसको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब अगर सेल आपका रेस्टिंग स्टेट में है, ठीक है, सेल आपका रेस्टिंग स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट का मतलब होता है कोई भी उसको एक्टिवेट नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी सिग्नल उसको एक्टिवेट नहीं कर रहा है, मतलब वो रेस्टिंग स्टेट में बैठा हुआ है। ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेट में जब भी सेल होता है तो उसके मेम्ब्रेन अक्रॉस बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द आयन ग्रेडियंट, ठीक है, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन ग्रेडियंट, वो पर्टिकुलर टाइप का चार्ज डेवलप करता है और उस डिफरेंस को बोला जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो जो भी आपका चार्ज डेवलप किया है उसने, तो उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या? तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ सेल दैट प्रेजेंट इन रेस्टिंग कंडीशन। ठीक है, तो जैसे ये एक सेल है और सेल का ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल के मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज है। तो आपने बोला कि अंदर की तरफ कितना चार्ज है, तो मैंने बोला अंदर की तरफ आपका -70 मिली वोल्ट इतना पोटेंशियल या इतना चार्ज है। तो ये हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कब? जब सेल आपका रेस्टिंग कंडीशन में हो। ठीक है, बट अगर सेल एक्टिवेट हुआ है तो उसके बाद में ये पोटेंशियल आपका चेंज हो जाएगा, तो उसको आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या? मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ सेल इन दी रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो इसके लिए अलग अलग आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अपन ने सोडियम आयंस या पोटेशियम आयन का एग्जांपल लिया है, ठीक है, तो अलग अलग आपके जो ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन हैं जो मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल बना रहे, तो वो आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मेम्ब्रेन के ऊपर होता है आपका एक 3 सोडियम 2 पोटेशियम एटीपेज, 3 सोडियम 2 पोटेशियम एटीपेज, ये जो ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, 3 सोडियम 2 पोटेशियम एटीपेज, ये जो आपका ट्रांसपोर्टर है, ये ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? आपके मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर 3 सोडियम को सेल के बाहर और 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, बट ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी आप कोई भी आयंस को ट्रांसपोर्ट करने की बात करते हो, ठीक है, तो जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया है, तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है ये सेल के अंदर ज़्यादा है। अगर वही अपन सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं सेल के अंदर में, तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर में कम हो जाएगा। तो पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर कम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों भी आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपोजिट है। सोडियम बाहर की तरफ ज्यादा है, अंदर की तरफ कम है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो बाहर की तरफ कम है। ठीक है, अगर ये सारे जो आयंस होते हैं इनको अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या होगा कि जो भी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो भी आयन चैनल्स होते हैं,
ये आयन स्पेसिफिक होते हैं, मॉलिक्यूल स्पेसिफिक होते हैं। जैसे यहाँ पे दो टाइप के हमने ट्रांसपोर्टर्स या चैनल्स निकाले हैं, ठीक है। एक जो है ये पोटेशियम आयन को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ये ब्लैक कलर का जो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये आपका पोटेशियम आयन चैनल है जो पोटेशियम को अलाउ करेगा, ठीक है। और जो रेड कलर का चैनल है वो किसको अलाउ करेगा, वो अलाउ करेगा आपके सोडियम, ठीक है। तो एक सोडियम का चैनल है और एक पोटेशियम का चैनल है। तो इस केस में क्या होगा कि जब आप इस चैनल को मेम्ब्रेन के ऊपर रखोगे तो ये आयंस को उस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेंगे जिस डायरेक्शन में उनका कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, ठीक है। तो जैसे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है, तो जब भी आप सोडियम का चैनल ओपन करोगे तो उस केस में ये चैनल क्या करेगा, सोडियम को बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। क्योंकि थर्मोडायनामिक का ये रूल है कि जब भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है आपको, तो ये टुवर्ड्स दी ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेशन कम है उस डायरेक्शन में आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे, मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो हाई टू लो, ठीक है। तो बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा है, अंदर की तरफ कम है, तो ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्शन बाहर से अंदर हो जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं पोटेशियम आयंस की, तो पोटेशियम आयन के केस में पोटेशियम आयन को भेजा जाएगा अंदर से बाहर की तरफ। अंदर से बाहर की तरफ क्यों, क्योंकि पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर में ज़्यादा है, ठीक है, और बाहर की तरफ क्या है, कम है। तो पोटेशियम जो है इसको आप इनसाइड टू आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करोगे, ठीक है यहाँ तक। तो ये जो चैनल है ये थर्मोडायनेमिक के हिसाब से काम करते हैं, टुवर्ड्स द ग्रेडियंट काम करते हैं, मतलब हाई टू लो काम करते हैं, ठीक है। बट कुछ ट्रांसपोर्टर्स ऐसे हैं जो आपके आयंस को अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगेंस्ट द ग्रेडियंट का मतलब क्या कि टुवर्ड्स द ग्रेडियंट मतलब हाई टू लो बोला है, ठीक है। अगेंस्ट द ग्रेडियंट मतलब अगेंस्ट द ग्रेडियंट मतलब वो आपके आयंस को लो टू हाई डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है, ठीक है। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जब सेल के बाहर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है, फिर भी आप सोडियम को अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है। उस केस में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। अगर आपको पोटेशियम को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, तो पोटेशियम को आप कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, बाहर से अंदर की तरफ, तो उस केस में भी आपको एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये दोनों भी डायरेक्शन जो है ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट है। सोडियम बाहर है फिर भी आपको बाहर ट्रांसपोर्ट करना है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है फिर भी आपको अंदर ट्रांसपोर्ट करना है। तो इस केस में क्या होगा कि आपको बहुत सारा एनर्जी लगेगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में, ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्टर है क्या करता है, एनर्जी को यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये क्या करेगा, एटीपी को यूज़ करेगा और एटीपी का हाइड्रोलिसिस करेगा एडीपी प्लस पीआई फॉर्म में। तो एटीपी को हाइड्रोलाइज कर रहा है एडीपी प्लस पीआई फॉर्म में, ठीक है, और इस एनर्जी को ये यूज कर रहा है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 3 सोडियम आयंस। कितने, 3 सोडियम आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन या अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है, और 2 पोटेशियम आयन इनसाइड द सेल बट अगेन अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसके लिए आपको कितना एटीपी का जरूरत है, 1 एटीपी का जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एटीपी को यूज़ करके आप ये ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। तो सिंपल सा है कि अगर आपको टुवर्ड्स द ग्रेडियंट भेजना है, मतलब हाई टू लो भेजना है, तो एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक उसको फॉलो कर रहा है। उसके बाद में अगर आपको अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए आपको पक्का एनर्जी लगेगा, ठीक है। तो एनर्जी आप अलग अलग फॉर्म में यूज़ करोगे। इस एग्जांपल में आप एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए इस ट्रांसपोर्टर का नाम है 3 सोडियम 2 पोटेशियम एटीपीज, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। इसको एक्टिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एनर्जी को यूज़ करता है, ये अगेंस्ट दी ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। तो जितने भी अगेंस्ट दी ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उसको एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स बोला जाता है, ठीक है। तो इनका, इस ट्रांसपोर्टर का काम होता है सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन को बाहर ज़्यादा मेंटेन रखना और पोटेशियम के कॉन्सेंट्रेशन को अंदर ज़्यादा मेंटेन रखना, ठीक है।
तो ये एक हो गया आपका कंडीशन जिसमें सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर की तरफ ज़्यादा है। इसके अलावा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए कुछ पैसिव डिफ्यूजन के लिए जो चैनल्स होते हैं वो भी आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो पैसिव डिफ्यूजन ऑफ आयंस के लिए आपके पास में दो टाइप के ट्रांसपोर्टर्स या चैनल्स जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है सोडियम आयन चैनल, ठीक है, सोडियम आयन चैनल, और दूसरा होता है पोटेशियम आयन चैनल, ठीक है। यहाँ तक तो सोडियम आयन चैनल एंड पोटेशियम आयन चैनल, तो ये दो तरीके के आयन चैनल जो है ये पैसिव डिफ्यूजन करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, तो ये आपका सोडियम आयन चैनल्स 3 सोडियम 2 पोटेशियम एटीपीएस का एग्जांपल है, जिसमें 3 सोडियम को सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और 2 पोटेशियम जो है इसको अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है बाय यूजिंग एटीपी एज ए एनर्जी सोर्स, ठीक है। उसके बाद में ये आपके पास में पोटेशियम आयन चैनल का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आपका पोटेशियम आयन चैनल है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, पोटेशियम को हाई टू लो डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए अगर आपका मेम्ब्रेन अंदर की तरफ निगेटिव है और बाहर की तरफ पॉजिटिव है, तो इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। तो अपन बोलेंगे 3 सोडियम 2 पोटेशियम एटीपीएस, ये आपका एक रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सोडियम आयन चैनल एंड पोटेशियम आयन चैनल, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपके सोडियम एंड पोटेशियम आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टुवर्ड्स द ग्रेडियंट। इस केस में सोडियम आयन चैनल जो है, ठीक है, सोडियम आयन चैनल जो है इसकी एक्टिविटी पोटेशियम आयन चैनल के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। इसका मतलब क्या, तो आपके पास में जो सोडियम आयन चैनल है इसका एक्टिविटी की अगर बात करें तो ये पोटेशियम आयन चैनल के एक्टिविटी से कम होती है, ठीक है। तो एक्टिविटी किसका ज़्यादा है, पोटेशियम आयन चैनल का। तो इसमें क्या होगा कि अगर एक सोडियम अंदर की तरफ आएगा तो उस कंपैरिजन में पोटेशियम बहुत सारे बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम को बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में अंदर के पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा जा रहे हैं और बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ कम ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो उस केस में मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हमने बाहर से अगर 100 पॉजिटिव चार्ज को अगर अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया है, ठीक है, और अंदर से अगर आप फिर से 100 पॉजिटिव चार्ज को अगर बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपके मेम्ब्रेन के चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर मैंने 200 पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट किए तो मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर की तरफ चार्ज कौन सा डेवलप होगा, निगेटिव, तो बाहर की तरफ चार्ज डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपका जो पॉजिटिव बाहर की तरफ और निगेटिव अंदर की तरफ जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है, तो इसके लिए आपके ये अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए कि पोटेशियम आयन चैनल्स की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। इसके अलावा निगेटिव चार्ज ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका निगेटिव चार्ज प्रोटीन, निगेटिव चार्ज स्मॉल प्रोटीन्स, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज जो प्रोटीन सेल के अंदर में होते हैं, मतलब साइटोसोल में होता है, ये भी मेम्ब्रेन के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज क्यों डेवलप होगा, बिकॉज ऑफ हायर एक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयन चैनल एंड निगेटिव चार्ज प्रोटीन इनसाइड दिस सेल, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेशन एंड इम्पल्स कंडक्शन, ये पढ़ने के पहले आपको गेटेड आयन चैनल्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो गेटेड आयन चैनल जो है ये आपके
गेटेड आयन चैनल्स जो होते हैं ये आपके मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करते हैं, तो इट अल्टर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो गेटेड आयन चैनल्स क्या होता है? गेटेड आयन चैनल जो है इसके पास में गेट्स होते हैं, ठीक है। गेटेड आयन चैनल जो है इसके पास में क्या रहेगा? गेट रहेगा। तो गेटेड आयन चैनल जो है इसके पास में ये गेट है, और ये गेट जो है ना ये रेगुलेटरी होता है। रेगुलेटरी मतलब जब भी हमारे घर में अगर गेट है या डोर है, ठीक है, तो डोर को आप तभी ओपन करते हैं जब कोई बेल बजाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम तरीके का मैकेनिज्म है कि ये गेट तभी ओपन होगा जब आपको बाहर से कोई ना कोई सिग्नल मिलेगा। तो सिग्नल आपका अलग अलग टाइप का हो सकता है। सिग्नल जो है ये केमिकल हो सकता है, सिग्नल जो है ये फिजिकल हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई केमिकल है और केमिकल यहाँ पे आके बाइंड हो रहा है और केमिकल उसके लिए सिग्नल है, तो ये आपका गेट जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल ये अगर गेट आपका ओपन होता है, ठीक है, चलो तो ये गेट जो है ये आपका ओपन हो गया मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये पहले गेट क्लोज था, अभी गेट जो है आपका ये ओपन हो गया। अगर गेट आपका ओपन होता है तो सारे जो बाहर के आयंस है वो अंदर की तरफ डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल को गेट होता है, इसलिए इसको गेटेड चैनल बोला जाता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये चैनल जो है ये पर्टिकुलर सिग्नल के प्रेजेंस में ही ओपन होता है, इसलिए ये चैनल्स को रेगुलेटरी चैनल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? रेगुलेटरी होते हैं। रेगुलेटरी मतलब ऑन या ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑन या ऑफ हो सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर सिग्नल, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका गेटेड चैनल्स है ये आपका अलग अलग टाइप का है, ठीक है। जैसे वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स का मतलब क्या कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका अंदर की तरफ नेगेटिव है, बट अगर कोई केस में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर सिग्नल आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाता है, मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज हो गया। अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होता है तो ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं, मतलब ये किसके अगेंस्ट में सेंसिटिव है? तो ये पर्टिकुलर वोल्टेज के अगेंस्ट में सेंसिटिव है, तो इसलिए इसको बुलाया था वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ठीक है। तो वोल्टेज चेंज होगा तो चैनल्स आपका ऑन हो जाएगा, ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है केमिकली गेटेड चैनल्स। केमिकली गेटेड चैनल्स की अगर बात करें तो पर्टिकुलर केमिकल सिग्नल अगर बाइंड होता है चैनल के साथ तभी ये चैनल्स आपके ओपन होते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में है मैकेनिकल गेटेड चैनल्स। तो मैकेनिकल गेटेड चैनल्स में कोई भी आपका फिजिकल टाइप का अगर सिग्नल आता है, जैसे स्ट्रेच हो गया, मसल को स्ट्रेच करते हैं तो चैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी चैनल्स के ऊपर प्रेशर लगाते हो, ठीक है, तो प्रेशर आपके लिए मैकेनिकल सिग्नल हो गया, ठीक है। फोर्स लगा रहे हो तो वो आपके लिए मैकेनिकल सिग्नल हो गया। तो ये अलग अलग टाइप के फिजिकल सिग्नल्स के अगेंस्ट में ऑन ऑफ होते रहते हैं, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में जो अपन नर्व इंपल्स कंडक्शन पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हम पढ़ेंगे केमिकल एंड वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ठीक है। तो ये दो चैनल्स हमें पढ़ने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट, गेटेड चैनल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूरल फंक्शंस, जिसमें गेटेड चैनल्स क्या होता है, किस टाइप के गेटेड चैनल्स होते हैं, इसको हमने पढ़ा, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गेटेड चैनल्स अल्टर द रेस्टिंग पोटेंशियल, और रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है ये भी हमने पढ़ा। तो जो भी रेस्टिंग कंडीशन में सेल है, जो सेल एक्टिवेटेड नहीं है, उस सेल का जो भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल निकल के आएगा उसको अपन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे जब भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात होती है ना, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कुछ अलग होता है। अगर सेल एक्टिवेट होता है तो पोटेंशियल चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर पोटेंशियल आपका निगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ भी जा सकता है या फिर निगेटिव की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी पोटेंशियल की अगर हम बात करें रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल की, तो इट गोज टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल और टूवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो उस केस में वर्ड्स क्या यूज करने हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग वर्ड है, ये एकदम सिंपल वर्ड है, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। डीपोलराइजेशन,
हाइपरपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे मान के चलते कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हमने वाई एक्सिस के ऊपर लिखा है। ठीक है, और टाइम को हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिखा है। ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लिखेंगे तो पहले अपन लिखेंगे 0, ऊपर की तरफ लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका +20, उसके बाद में ये +40 और ये आपका +60। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल +60, यहाँ पे फिर से -20। ठीक है, -40 और उसके बाद में ये -60। ठीक है, इस ग्राफ को आप और नीचे बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये -60 है और ये हमने लिखा -80। अब सिंपल सा मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जब भी मेम्ब्रेन का पोटेंशियल की हम बात करते हैं तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक वर्ड आएगा। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कुछ ना कुछ रहेगा, अंदर की तरफ आपको पता है निगेटिव होता है, तो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज है, मतलब पोटेंशियल मान के चलते -60 है। ठीक है, कितना है? -60 है। तो ये हम बात कर रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, तो ये आपको -60 दिखेगा। -60 जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, तो ये अगर फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट होता है, जैसे ये पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे कि ये डीपोलराइज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? डीपोलराइज हो रहा है। तो ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो आप बोलोगे कि ये डीपोलराइजेशन होते जा रहा है। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन जो है इसका पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो +50 तक पहुंच गया है ना। तो यहाँ पे अगर वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू कितना है आपका? +50। ये वैल्यू कितना है? +50 मिलीवोल्ट। ठीक है, ये सारा वैल्यू जो है हमने किस में लिखा है? मिलीवोल्ट में लिखा है। अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका कितना था? तो यहाँ तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -60 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको लिखा अपन ने -60 मिलीवोल्ट। ठीक है, उसके बाद में जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल पॉजिटिव में जाना स्टार्ट हुआ तो अपने बोला उसको डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन कब बोलोगे? जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ +50 मिलीवोल्ट, मतलब प्लस में कितना भी जाए, अगर -60 से -50 पे भी गया तो +10 हो गया हो। ठीक है, तो वो भी डीपोलराइजेशन है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि अगर आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिक्रीज करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, डिक्रीज करना जब स्टार्ट करोगे तो डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप मेम्ब्रेन को जो उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, जो पहले का पोटेंशियल था, उसकी तरफ लेके जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं कि हम मेम्ब्रेन को रीपोलराइज कर रहे हैं, मतलब जैसा था वैसे ला रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो रीपोलराइजेशन इज द रीजनरेशन ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो रीपोलराइजेशन मतलब आप पॉजिटिव की तरफ गया था तो अपन इसको फिर से किसकी तरफ लेके जा रहे हैं? -60, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कि आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना ये -60 तक पहुंच गया, बट चैनल्स, कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक ओपन होते हैं ना, तो उसके कारण ये जो पोटेंशियल है आपका ये और निगेटिव में चला गया। और निगेटिव मतलब मान के चलते ये -80 तक पहुंच गया। -80 तक अगर ये पहुंच गया है तो इसका मतलब ये और निगेटिव में चला गया। ठीक है, तो ये और निगेटिव में अगर आपका पोटेंशियल यहाँ पे एंटर करता है, ठीक है, ये मोर निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इस पोटेंशियल को हम बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये कितना है? -80 मिलीवोल्ट है। तो हाइपर पोलराइजेशन मतलब क्या? जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था उससे भी अगर नेगेटिव की तरफ जाओगे तो वो हो जाएगा हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, अगर पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो हो जाएगा डीपोलराइजेशन। ठीक है, उसके बाद जो आपका
मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ये हाइपरपोलराइजेशन में जाने के बाद फिर से आपका रेस्टिंग पे आ जाएगा, मतलब फिर से वापस -60 पे आ गया, ठीक है। तो सिंपल सा हमने पढ़ा कि -60 मिली वोल्ट आपका पोटेंशियल है, और ये अगर आपका कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, तो इट इज़ कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन, और ये अगर मोर नेगेटिव की तरफ जाता है तो इट इज़ कॉल्ड एज हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये आपका इट इज़ कॉल्ड एज हाइपरपोलराइजेशन एंड इट इज़ कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन, ठीक है। ये क्लियर हो गया, हाइपरपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें ये तो अपन ने बेसिक पढ़ लिया, ठीक है। तो नव इम्पल्स जो है इसको कैसे अपने को जनरेट करना है, उसको कैसे ट्रांसमिट करना है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।